नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो इंद्रधनुष और ये समय है उस प्रोग्राम का जिसका नाम है एक कहानी कुछ नगमे। एक कहानी कुछ नगमे में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी नेपथ्य का अभिनेता एक ऐसे साहित्यकार द्वारा रचित है जिन्हें स्वतंत्र भारत का प्रेमचंद भी कहा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी की। प्रेमचंद और रेणु दोनों के पात्र साधारण ग्रामीण मनुष्य हैं, हरिजन, किसान, लोहार, कर्मकार आदि। हालांकि दोनों की स्टोरी की जो ट्रीटमेंट है वो काफी डिफरेंट रहती है। आंचलिक भाषा के प्रबुद्ध साहित्यकार माने जाते हैं रेणु। इन्होंने मैथिली भाषा का खूब प्रयोग किया है अपनी कहानियों में और उपन्यासों में। इनके पहले ही उपन्यास मैला आंचल को पद्मश्री से नवाजा गया था। एक बहुचर्चित फिल्म तीसरी कसम, जिसके प्रमुख अभिनेता थे राज कपूर और वहीदा रहमान, इन्हीं की कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी नेपथ्य का अभिनेता, रचनाकार श्री फणीश्वर नाथ रेणु, जिसे प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, यानी जितेंद्र शर्मा। यद्यपि उसे पहले भी 50 बार देख चुका हूं, किंतु उस दिन देखकर चिहुक सा उठा। चकित हो गया। लगा जैसे बिना मौसम के कोई फूल या फल देख रहा हूं। सावन भादों के किच-किच में लगातार बारिश में ई कहां से आ गया। मैं ही नहीं, उसे देखकर सभी परिचित अपरिचित अचकचा कर रुक जाते हैं। कोई कोई तो उसके टेबल के निकट जाकर पूछ भी लेता है और मैं ये भी देखता हूं कि वह घोर अनाटकीय ढंग से छोटा सा उत्तर दे देता है। मुझे ये समझने में कोई गलती नहीं हुई कि लोग उसे फारबिसगंज की इस छोटी सी दुकान की एक बांह वाली कुर्सी पर बैठा देखकर क्यों कुछ देर के लिए अचकचा कर रह जाते हैं। मैंने मन ही मन अटकल लगाई। प्रायः 30-31 वर्ष पहले इस व्यक्ति को पहले देखा था। सन 1929 में। उसी साल पहल गुलाब बाग मेला में इतना सट कर हवाई जहाज देखा था कि सन और ईस्वी अभी तक छक छक मन में याद है। सन 1929 में मैं 8-9 बरस का था। उसी वर्ष गुलाब बाग मेला में कलकत्ता की मशहूर थिएटर कंपनी आई थी और लोगों की अपार भीड़ जमा हुई थी। तिल धरने की भी जगह नहीं थी। मंच पर ही गाड़ी आती जाती थी, इंजन सहित हुक्का फाड़ती, धुआं उगलती हुई और लाल पीली रोशनी में अनेक परियां नाचती। मैं पहल थिएटर देखकर कितना उत्तेजित हो गया था। आज भी वह दिन अभी तक मन में है। कितना आश्चर्यजनक। किंतु जब स्कूल खुला तो सहपाठी बकुल बनर्जी ने मेरे मन को छोटा कर दिया था। यद्यपि वह भी उन दिनों 8-9 वर्ष का ही था, किंतु बहुत ही तेज, जनजात, आठ-घटिक। उसके कथनानुसार इस नकली कंपनी में पिछले साल नागेश्वर बाग मेला में आई असली कंपनी के निकाले हुए सब लोग थे। बकुल ने कहा था कि नागेश्वर बाग मेला में आई कंपनी की बातें सब कोई जानता है। 24 घंटे के भीतर कंपनी को मेला छोड़कर चले जाने का हुक्म कलेक्टर साहब ने दिया था। कलेक्टर साहब का कहना था कि यदि 2 दिन भी ये कंपनी मेला में रह गई तो पूरा जिला कंगाल हो जाएगा। किंतु बकुल मुझे उदास देखकर बोला था, तब भी एक बात है इस कंपनी में, जिस मानुष ने रेलवे पोर्टर का पाठ किया है वह नागेश्वर बाग मेला में आया हुआ कंपनी में भी यही पाठ करता था, यानी वेटिंग रूम में सोए हुए लड़का को मारता था छुरा से। उसको तो नकली नहीं कहने सकते। आज भी मेरे मन में उस समय की सभी बातें हैं। गुलाब बाग मेला, पंजाब मेल का रेलवे पोर्टर, लड़के का खून, बकुल की बातें। करीब 4 या 5 वर्ष उपरांत सिंहेश्वर मेला में आई हुई उमाकांत झा कंपनी में इस व्यक्ति को पुनः देखा था। बिल्व मंगल नाटक में चिंताबाई की मजलिस में भूतिया के बाबा जी के भेष में। काया का पिंजरा डोले रे, सांस का पंछी बोले, गाता हुआ बड़ा ही सुरगर कंठ था। गुलाब बाग वाली कंपनी में लड़के की हत्या करने वाला, माने हत्यारे का पाठ करने वाला, बाबा जी के गेरुआ वस्त्र में। अपनी बोली वह अधिक देर तक नहीं छुपा सका। भट्ट से तुरंत पहचान गया।
किंतु जब वह फारसी नौटंकी के एक दृश्य में कवित्व पढ़ रहा था, मृदंग कहे धिक है मंजीर कहे किनको किनको, तब हाथ नचाए के गणिका कहती इनको 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 इनको। उस समय मुझे तनिक भी शंका नहीं रह गई। खूब फरिछा कर पहचान गया था बाबा जी को। वही था जो गुलाब बाग मेला कंपनी में वेटिंग रूम में सूतल लड़के को छुरा फूंकने के पहले कांपते हाथ और थरथराते छुरे को देख पागल जैसा बड़बड़ा उठा था। क्यों मेरे हाथ, तू क्यों थरथरा रहा है? तू तो केवल अपने मालिक का हुक्म अदा कर रहा है। मत कांप मेरे खंजर, वक्त बर्बाद मत कर। शिकार सोया है चादर तान कर, ले तू भी अपना काम कर। इन पर बड़ी जोर से चोट पड़ी थी। सभी हड़बड़ा गए थे। सब कुछ मेरे मन में है। उसके बाद फिर तीसरी बार आध्यात्म प्रसाद की नाटक कंपनी के श्रीमती मंजरी खेला में अंग्रेज जज का भेष बनाकर टेबल पर हथौड़ा ठोंक कर शांति स्थापित करता हुआ ये व्यक्ति बोला था, वेल मौंजरी भाई, हम तुमको श्रीमती मौंजरी का खिताब देता है। आज से तुमको श्रीमती मौंजरी बोलेगा, हम बोलेगा, सब बोलेगा, समझा? और इस दृश्य के उपरांत कुछ एक क्षणों में वही गीत गाता हुआ स्टेज पर आया था। काया का पिंजड़ा डोले रहे, अपनी उसी पुरानी तर्ज में। मुझे इसे पहचानने में कहीं कोई गलती नहीं हुई थी। कितनी बार इसे देखा है, परंतु ऐसा बेमौसम में नहीं, अनटाइम नहीं और झरते हुए सावन भादों में नहीं। प्रायः इसे मेला के मौसम में देखा था, अर्थात कार्तिक से चढ़ते वैशाख तक। इसलिए आज अचानक इस चाय की दुकान पर बैठा देखकर मैं चिहुक उठा। उस पर इस छोटी सी चाय की दुकान में एक अंदाज लगाया। 10-11 साल बाद इसे इस इलाके में देख रहा हूं। इसी से एक विस्मय हुआ और एक उत्सुकता। वह दुकान की कुर्सी पर बैठा था अवश्य, पर था अन्यमनस्क, उदास, उखड़ा हुआ, अपने में खोया हुआ। बादलों की छड़ी वे बहुत देर से एकटक देख रहा था। वह हत्यारा, पोटर, बाबा जी, अंग्रेज, जज, उपदेशक, सिपाही, डाकू, अंधा, फकीर तथा आदि आदि आदि, सब एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति। बहुत जोर से बिजली चमकी, बादल जोर से बरसने लगा और बहुत देर के बाद उसने वही मुद्रा बनाई जिस मुद्रा में काया का पिंजड़ा वाला गीत गाता था स्टेज पर। इतने समय के बाद मेरी नजर उसकी पहनी हुई उस शर्ट पर पड़ी। कार्टून की छाप मिट रही थी, मैल जम रही है। नई डिजाइन की टूटी चप्पल। वह उचक कर गंभीर दृष्टि से चाय वाले की ओर ताकते हुए बोला, एक इधर भी। उसकी बोली सुनकर यह समझने में रत्ती भर भी भ्रम नहीं रहा जो हत्यारा, पोटर या दहलाने वाला भयंकर ठाकू था, या रोबीला अंग्रेज जज, या शांत उपदेशक आदि का पाठ करता था। अब बूढ़ा हो गया। चाय उसे भी मिली और मुझे भी। एक घूंट चाय पीते पीते मुझे एक बात याद आई कि उन दिनों रात के स्टेज के एक्टर को दिन के उजाले सड़क पर या मेले में चलता देखकर कितना विस्मय होता था। किस तरह उन लोगों का बोलना, बात करना अद्भुत लगता था, विचित्र किंतु अच्छा। याद आया, फारबिसगंज मेले की एक थिएटर कंपनी के कुछ एक्टरों के पीछे बहुत देर से घूम रहा था। एक पानी की दुकान पर सब खड़े हुए, पीछे मैं भी खड़ा हुआ। उस दल में काफी लोग थे, लैला, मजनू और फरहाद, राजा, डकैत के हाथ से राजकुमारी को छुड़ाने वाला राजकुमार और प्रयोजन पड़ने पर जल्लाद बनने वाला, और सबके साथ यह काया का पिंजड़ा गाने वाला। मुझे पीछे खड़ा देखकर वह बोला था, क्यों बे छोकरे, इस तरह क्यों घूम रहा है पीछे पीछे, पॉकेट मारेगा क्या? उस छोटी अवस्था में भी मेरा मन समझ गया था कि आत्मसम्मान पर आघात पड़ा है। अहम जाग गया, कड़ाका उत्तर दिया, आपके पॉकेट में है ही क्या जो कोई मारेगा? क्यों? वह अप्रतिभ होकर बोला था, तू ये कैसे जानता है कि मेरे पॉकेट खाली है? यद्यपि उन दिनों मैं अपने स्कूल की सबसे ऊपर की क्लास में पढ़ता था और मास्टर साहब के आदेशानुसार प्रत्येक अपरिचित से अंग्रेजी में ही बात करने का अभ्यासी हो चुका था, किंतु फिर भी मैंने खड़ी बोली में ही उत्तर दिया, क्यों? रात जो भीख मांग रहे थे, दाता तेरा भला हो। सब ठठाकर हंस पड़े और बोले थे, छोकरा तेज है। अब मुझे अंग्रेजी झाड़नी पड़ी थी।
यू सी सिस्टर, रेलवे पोर्टर एक्टर, डोंट से मी छोकरा, आई एम मैट्रिक स्टूडेंट, यू नो। इतनी पुरानी बात याद आने से मेरे होठों पर हंसी फैल गई। प्रश्न था मन में कि अभी ये किस कंपनी में काम करता है। क्या अब भी ये उसी तरह रौबीला डायलॉग बोलता है? वैसे ही वेटिंग रूम में लड़के पर खंजर चलाता है? वैसा ही। मेरा ध्यान भंग हुआ। उसकी चाय खत्म हो गई थी। मैं मेरी टेबल से सट कर खड़ा हो गया था। पूछा, आप मुझे पहचानते हो सेठ? उसकी बांह पकड़कर बैठाते हुए बोला, मैं सेठ नहीं हूं, खालिस आदमी हूं। कहिए, आजकल किस कंपनी में हैं? इस बेमौसम में आपको इस इलाके में देखकर मुझे काफी आश्चर्य हो रहा है। साहब, अब कहाँ की कंपनी और कैसा थिएटर, सबको फिल्म खा गया। उसने हंसने की निरर्थक चेष्टा की। आपने कितनी कंपनियों में काम किया है? साहब, 15। लगा जैसे उसके मन में सब कुछ संजो कर रखा हुआ हो। निमिष मात्र के उपरांत मेरी ओर शून्य दृष्टि से ताकता हुआ बोला, 9 साल की उम्र में पहली बार स्टेज पर उतरा था, कृष्ण के रोल में। मुझे अनुभव हुआ कि मेरे सामने बीते युग का एक शेषांक बैठा है, पारसी थिएटर का एक टूटा हुआ अभिनेता। सिगरेट बढ़ाते हुए पूछा, तो आजकल क्या करते हैं आप? वह एक क्षण चुपचाप मेरी ओर ताकता रहा, फिर सिगरेट सुलगाता हुआ बोला, क्या करूंगा साहब, वो जो किसी शायर ने कहा है कि इश्क ने कर दिया निकम्मा। उसने हंसने का असफल अभिनय किया। 10 साल बाद इस इलाके में आया हूं। क्या नाम बताया लोगों ने? मिथिला देश। साहब, इस इलाके में नाटक के लोग काफी शौकीन हैं। जाने को तो फिल्म में भी गया, पर जी नहीं लगा। इतना कहकर कनखी से एक बार इधर उधर ताक कर फिर दयनीय दृष्टि से मेरी ओर देखता हुआ धीमे से सकुचाता हुआ बोला, साहब, एक्सक्यूज मी, फॉर लास्ट 2 days आई एम हंग्री, वेरी हंग्री। मांगने की हिम्मत नहीं होती किसी से। उसका यह अंग्रेजी डायलॉग घोर अनाटकीय था। मैं कुछ कहने को ही था कि चेहरे पर आज्ञा मानने का भाव प्रदर्शित करता हुआ गिड़गिड़ाने के स्वर में बोल उठा, हुक्म हो तो कुछ पेश करूं, अब तो यही एक सहारा बचा है। ड्रामे के पुराने शौकीन मिलते हैं, सुना देता हूं, जी हल्का हो जाता है। और कुछ अपूर्ण वाक्य को छोड़ कोने में रखी अपनी अटैची कूद कर ले आया। एक काली लुंगी बाहर कर मुंह झाँप लिया, फिर लुंगी का पर्दा उठाया। तलवार कट मूंछ वाला एक विचित्र चेहरा बाहर आया। मध्यम स्वर में वह बोला, यह एक उदास निराश नौजवान प्रेमी का डायलॉग है। एक बार वह खांसा, पुनः बोलना शुरू किया, जालिम चपला, ये क्या किया? तुमने मेरे दिल के 1000 टुकड़े कर दिए। जालिम, तूने ये क्या कर डाला, क्या कर डाला? चपला चपला, चली गई तू चपला, चली गई तू मुझे तड़पता छोड़कर। इसके बाद हिचकियां लेते हुए उसने जो संवाद कहे वे मैं नहीं कह सकूंगा। दुकान में लोगों की भीड़ लग गई थी। चारों किनारों से लोग झुक झुक कर देख रहे थे। सबके चेहरे पर एक विचित्रता और कुतूहल का भाव था, किंतु सभी चुप स्तब्ध। बाहर बादल रह रहकर गरज उठता था। उसने पुनः अपने चेहरे पर लुंगी का पर्दा गिरा लिया, मानो अपने को ग्रीन रूम में ले गया हो। इस बार बड़ी बड़ी मूंछ वाला सरदार बनकर बाहर आया। पर्दा उठा, गरजा, क्यों बेबदकार, बता कहाँ है राजकुमार, कहाँ है मक्कार की औलाद? हठात उस जोशीले संवाद की उठापटक में नकली दांत का सेट छिटक कर मुंह से बाहर आ गया। इसी क्रम में उसने दर्जनों मुखड़े बनाए, कितने ही प्रकार के राज संवाद सुनाए और अंत में टोपी को भिक्षा मात्र बांधकर लोगों की ओर ताक कर बोला, दाता तेरा लाख लाख भला हो, आना दो आना, 2 पैसे ही सही। मेरा पैर धरती से स्पर्श कर गया, जैसे कहीं थोड़ी चोट लगी हो, एक झटका लगा हो। इस व्यक्ति ने अपनी कला के जादू से कितने वर्ष पीछे धकेल दिया था। मैं पुनः वर्तमान में लौट आया। देखा, बकुल बनर्जी मेरी ओर रेख तक ताक रहा है, थोड़े थोड़े होठों के किनारे से मुस्कुराता हुआ।
बकुल उसे जोर से पूछ बैठा, क्यों एक्टर मोशाय, काल इतना मेहनत से चांदा कर दिया, सो बस एक ही रात में भट्टी में फूंक दिया। बाहर है मोशाय। जन्मजात आर्ट क्रिटिक मेरा सहपाठी बकुल बनर्जी आज भी कला और कलाकार को पहचानने का धंधा उसी प्रकार करता है। सब दिन एक जैसा ही रहा है। मेरी ओर ताकता हुआ बकुल बोला, तू भी इसका बात में फंस गए? मुझसे काल ये कह रहा था, फॉर 2 days आई एम हंग्री। नहीं जानता क्यों मुझे उस वक्त बकुल की ये बात अच्छी नहीं लगी। उसे चुप रहने का इशारा किया और फुसफुसाकर पूछा, बकुल, इसकी डोलती हुई काया के पिंजड़े में जो पंछी बोल रहा है, उसकी बोली को सुनकर तुमको कुछ नहीं लगा? ठीक ठीक बताना। बकुल जैसे अवाक रह गया, निमिष मात्र स्तब्ध रहा, फिर धीरे से बोला, कुछ नहीं लगता तो काल ठोस सारा दिन क्यों इसके साथ भीख मांगता? चौंदा तो भीख ही हुई। तो उसने एक निश्वास छोड़ा, फिर कहने लगा, क्या बताएं, कैसा लगा तुम्हारे अथवा अन्य मित्रगणों के साथ भागकर रात भर थिएटर देखने गया हूं हॉस्टल से। मैंने कहा, हाँ बकुल, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। इसी बीच वृद्ध एक्टर ने अपने दूसरे पुराने प्रसिद्ध गीत की पहली पंक्ति आरंभ कर दी। सुबह हो गई, निकल गए तारे, मुझे छोड़ो चलो मेरे प्यारे। हठात पुनः हम लोगों के मन में मेला का मौसम जगमग करने लगा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक कहानी कुछ नगमे, जिसे प्रस्तुत किया जतिंदर शर्मा ने। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें ज़रूर लिख कर भेजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9518493915 और हमारा ईमेल एड्रेस है radioindradhanush@gmail.com। हमें आपके संदेश और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगले वीकेंड पर हम फिर लौटेंगे ऐसे ही विशेष प्रोग्राम लेकर। तब तक सुनते रहिए रेडियो इंद्रधनुष, सदाबहार गीतों का सतरंगी पिटारा।